किस्से कहानियों का पिटारा और सदाबहार नगमों का खजाना लेकर मैं हाजिर हूं अन्नू कपूर, रेडियो के इस बहुचर्चित शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। तो करते हैं आगाज आज के शो का। देवानंद ने 100 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की और लगभग 19 फिल्मों का डायरेक्शन किया। इनके द्वारा डायरेक्ट की पहली फिल्म थी प्रेम पुजारी। याद है आपको इस फिल्म की गीत? रंगीला रे फूलों के रंग से दिल की कलम, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। गीत लिखे थे नीरज जी ने। मगर ये फिल्म प्रेम पुजारी चली नहीं, कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी ये। इसके बाद देवानंद ने जो फिल्म डायरेक्ट की उसने बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ दिए कामयाबी के और बन गई ईयर 1971 की सुपरहिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा। इस फिल्म की कहानी और जो मेन कैरेक्टर है देवानंद को कहां से मिले, गौर फरमाइए। देवानंद साहब काठमांडू गए हुए थे। यहीं पर उनके एक जर्मन दोस्त का फोन आया जिसने बताया कि वो एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए इत्तेफाक से काठमांडू आया हुआ है। उन दिनों नेपाल में एक नया कल्चर लिए हुए टूरिस्ट पहुंच रहे थे, हिप्पी कल्चर, आजाद ख्यालों के लड़के लड़कियां, नशा करना, गाना गाना। देव साहब को उसके जर्मन दोस्त ने बताया कि पास ही में वो जगह है जहां ये हिप्पी लोग आते हैं, डांस वांस करते हैं, चरस वरस पीते हैं। तो देव साहब के मन में भी आई कि यार जाके देखना चाहिए नया माहौल का क्या है। और पहुंच गए। वहां क्या देखते हैं, जवान लड़के लड़कियां नशे में झूमते हुए, गाना गाते हुए, नाच करते हुए, मस्त लहरा रहे हैं, बल खा रहे हैं। यहीं पर उनकी नजर एक लड़की पर पड़ी। देवानंद ने गौर से देखा कि ये लड़की विदेशी नहीं लग रही है, ये तो देसी लड़की लग रही है, हिंदुस्तानी मूल की लड़की है। इस लड़की को देखकर देवानंद के मन में सवाल उठा कि ये फॉरेनर्स के बीच में, गोरों के बीच में ये लड़की क्या कर रही है, कहाँ की है, कहाँ से आई है, कहानी क्या है। देव साहब ने होटल के बारमैन से उस लड़की के बारे में पूछा और ये भी कहा कि उस लड़की से मिलना चाहते हैं। देव साहब का मैसेज बारमैन ने उस लड़की तक पहुंचा दिया और अगले दिन की मीटिंग फिक्स कर दी। अगले दिन देवानंद उस लड़की से मिले और जानकारी चाहिए उसके बारे में। तो पता चला कि लड़की का नाम था जसबीर, अपने आप को जेनिस कहकर बुलाती थी और कनाडा से अपने घर से भागकर आई है। देव साहब ने पूछा घर से भागी क्यों हो? तो उसने कहा मैं रिबेलियस नेचर की हूं, मेरी माताजी मुझ पे कंट्रोल करना चाहती थी, इसलिए मां के साथ मेरी बनी नहीं और मुझे नहीं लगता कि मेरी मां के साथ कभी बनेगी। मैं मां से लड़ी और उनके ही सेफ से कुछ पैसे उठाए और भाग के यहां नेपाल अपने दोस्तों के साथ चली आई। देव साहब ने उससे पूरी कहानी सुनी और इसकी कहानी, जेनिस की कहानी यानी जसबीर की कहानी सुनते सुनते उनके दिमाग में आइडिया जन्म लेने लगा एक फिल्म का। और जब तक ये मुलाकात कंप्लीट हुई तो मुलाकात कंप्लीट होने के बाद देव साहब ने डिसाइड कर लिया कि वो जसबीर यानी जेनिस के ऊपर फिल्म बनाएंगे, हिप्पी कल्चर के ऊपर। जेनिस को सेंटर में रखते हुए वो फिल्म बनाएंगे और ऐसा ही हुआ। इस तरह से बनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा, बॉक्स ऑफिस की सुपरहिट फिल्म। और जेनिस के रोल के लिए, जसबीर के रोल के लिए जो फिल्म में हीरो यानी देवानंद की बहन बनी है, उसके लिए साइन किया गया जीनत अमान। और यहीं से प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई, स्टारडम की शुरुआत हुई जीनत अमान के करियर की। तो जनाब देवानंद का दिल आ गया जीनत अमान पे और जब उन्हें प्रपोज करने के लिए डेट पर ले जाने वाले थे तो बीच में आ गए राज कपूर। सुनिएगा जरा। 1971 में आई थी हरे रामा हरे कृष्णा। इस सुपरहिट फिल्म थी। इसकी सफलता के बाद देव साहब को लगने लगा कि वो जीनत अमान से प्यार कर बैठे। उसके बाद तो जीनत अमान ने देव साहब के साथ हरे रामा हरे कृष्णा, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग लार्डिंग, काफी फिल्मों में काम किया। हाँ जी, हीरा पन्ना। तो देव साहब ने अपनी जीवनी में लिखा है, अपनी बायोग्राफी में, हाँ, कि इन फिल्मों के दौरान उनके दिल में जीनत अमान का फूल खिल चुका था। और जब कभी भी मैगजीन्स में कभी जीनत और उनके रोमांस की गॉसिप अखबारों में छप जाती तो दिल बल्लियां उछलने लगता था।
और फिल्म इश्क इश्क की शूटिंग के दौरान तो देव साहब को यकीन हो गया कि उन्हें जीनत अमान से प्यार हो गया। बस अब दिल से मजबूर देव साहब से सब्र हुआ नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जीनत अमान से अपने दिल की बात कह ही डालेंगे, प्रपोज कर ही डालेंगे, आई लव यू। और यही सोचकर उन्होंने जीनत अमान के साथ ताज होटल में डिनर करने का प्लान बनाया और ओनली फॉर 2 टेबल कॉर्नर में रिजर्व करवा दी। ये सारा प्लान करने के बाद अब उन्होंने जीनत को फोन किया और बिना बातों को घुमाए कहा कि आज वो उनके साथ डिनर के लिए ताज चलेंगी। जीनत ने कहा कि आज रात आपको तो किसी पार्टी में जाना है ना। देव साहब फड़ाकदन से बोले, हम दोनों पार्टी में चलेंगे और कुछ देर बाद सबसे मिलने के बाद ताज होटल चले जाएंगे। बोलो चलोगी? एक लंबा सा पॉज आया होगा जीनत का, हम तो ड्रामा बता रहे हैं, और जीनत ने हाँ कह दिया। अब शाम को देवानंद अपने दिल में न जाने कितने अरमान लिए जीनत अमान को लेकर पहले उस पार्टी में पहुंचे जहां उन्हें जाना था। अब पार्टी में पहुंचे तो वहां मिल गया एक और स्टार जो वहां पहले से ही मौजूद थे, राज कपूर। राज कपूर ने जैसे ही जीनत को देखा तो उसे गले लगाने के लिए जप्पी मार के आगे बढ़े और इधर राज कपूर ने जीनत अमान को छुआ, उधर देव साहब को डंक लगा। अच्छा, राज कपूर ने जीनत अमान को गले लगाने के लिए हाथ आगे किए तो जीनत अमान ने गले लगने की बजाय राज कपूर के पैर छू लिए। अरे भाई राज कपूर साहब ने जीनत को देखकर कहा कि तुमने तो वादा किया था कि अब तुम जब भी मुझसे मिलोगी तब सफेद रंग की साड़ी में मिलोगी। सफेद रंग का बहुत फिक्सेशन था उनके साथ। इत्तेफाक से क्या था कि उन दिनों ही अखबार में यह चर्चा थी कि राज कपूर जीनत अमान को नई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए कास्ट करने जा रहे हैं। अब ये हरकत और ये सीन देख के देव साहब, मतलब क्या हाल हुआ होगा आप समझ सकते हैं। राज कपूर का जीनत पे इस तरह से हक जताना, इतने क्लोजली होके बात करना बुरा लगने लगा, जबकि राज कपूर की बढ़ी हुई बाहों का जवाब जीनत अमान ने पैर छूकर दिया था। ये शायद कहीं अच्छा भी लगा होगा। उन्होंने जीनत से पूछा, तुम और कितनी देर इस पार्टी में रहना चाहती हो? तब जीनत ने राज कपूर की तरफ देखा जैसे उनसे इजाजत ले रही हूं, और देव साहब का गुस्सा और भड़क पड़ा और इसी गुस्से के अंदर वो वहां से जाने लगे। जीनत ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? आज तो आप मुझे खाने पर, डिनर पर ले चलने वाले थे। राज कपूर ने इंटरप्ट किया, बोल पड़े, देव जीनत को यहीं रहने दो और तुम भी यहीं पार्टी का मजा लो। देव आनंद से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनके सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसी वक्त वो वहां से निकल गए और उन्होंने जीनत को जाते हुए बस एक ही बात कही थी, फ्री होकर मुझे फोन करना, और वो चले गए। रास्ते भर इस सारे वाकये को सोचते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि वो ओवर रिएक्ट कर गए, जीनत को लेकर ओवर पजेसिव हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उन्हें यह भी एहसास हुआ कि किस तरह जीनत ने राज कपूर के पैर छुए। इस हिसाब से वो हम लोगों से छोटी है और वो और राज कपूर बराबर के हैं, और इट इज नॉट राइट टू प्रपोज अ यंग गर्ल लाइक दैट। जो भी कुछ रियलाइज हम सोच सकते हैं। देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं किया, सिर्फ किस्सा बयान किया है, अपने दिल के जज्बातों का इजहार नहीं किया है, लेकिन हम डेफिनेटली इस बात को एनालिसिस कर सकते हैं, इसके डिटेल में एलाबोरेट कर सकते हैं। निराश प्रेमी जब होता है तो अपने दिल को समझाने की कोशिश करता है। उम्र का बहुत बड़ा गैप था और जीनत अमान तो किसी और की थी, हमारी तो नहीं थी। ये रियलाइज किया होगा। देखिए भाई, हिंदुस्तान में फिल्मों जैसा कॉमन इंटरेस्ट कोई नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से लेकर मेघालय तक, हम और किसी तरह से जुड़े हों या ना जुड़े हों, फिल्मों की वजह से जरूर जुड़ गए। बात है 1957 की रिलीज फिल्म 9-2-11 की।
इस फिल्म के अभिनेता और निर्माता दोनों देवानंद थे और उनके अपोजिट थी कल्पना कार्तिक, जो बाद में उनकी पत्नी बन गई। इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद। यह फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर रोड मूवी थी और इसकी शूटिंग दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर चल रही थी। एक बार जब इस फिल्म की यूनिट मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के इलाके में शूटिंग कर रही थी तो वहीं पर रात को कयाम भी हुआ। ये वो वक्त था और ये वो इलाका था जहां डाकुओं का बहुत जोर हुआ करता था। अब 9-2-11 की शूटिंग के दौरान जब पूरी टीम एक गेस्ट हाउस में शिवपुरी में रुकी हुई थी, एक दिन देर रात को देवानंद के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। देव साहब चौंक कर उठ गए, पूछा कौन है बाहर? बाहर से आवाज आई, हम हैं बगर सिंह, दस्यु सम्राट बगर सिंह। देव साहब के होश उड़ गए, किसी तरह से हिम्मत जुटाई, दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा खोला तो सामने क्या देखते हैं, बड़ी बड़ी मूंछों वाला, गोलियों से भरे बेल्ट पहने, बंदूक लिए हुए एक आदमी सामने खड़ा है। बोला, हम ही हैं बगर सिंह, बागी बगर सिंह। देवानंद इससे पहले कि कुछ बोल पाते समझ पाते, ये दस्यु बगर सिंह ने देवानंद के सामने एक तस्वीर रखी जो देवानंद की तस्वीर थी और बोले, आप इस पे अपने हस्ताक्षर कर दो। देव साहब की जान में जान आई। उन्होंने डाकू बगर सिंह ने जो तस्वीर दी थी जो देवानंद की थी, उस पे ऑटोग्राफ दिए। दस्यु सम्राट बगर सिंह जाते जाते बोला, देव साहब किसी काम की जरूरत हो तो हमें जरूर याद कर लेना। चलते हैं। 1970 में एक फिल्म आई, जॉनी मेरा नाम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था गोल्डी साहब ने, यानी कि विजय आनंद साहब ने, स्टारिंग देवानंद, हेमा मालिनी, प्राण, प्रेमनाथ। इस फिल्म ने बहुत धूम मचाई और बन गई 1970 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। इस फिल्म की कुछ शूटिंग जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी। इसी वजह से यह फिल्म जब जमशेदपुर और उसके आसपास के इलाकों में रिलीज हुई तो वहां के लोगों में इस फिल्म को देखने का ज्यादा ही उत्साह था। ऑब्वियसली लोग सिनेमा हॉल्स के सामने देर रात से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। भीड़ इतनी हो जाती थी कि कभी कभी तो पुलिस को बुलाकर उसे काबू में करना पड़ता था। इतना क्रेज था इस फिल्म का जमशेदपुर में। इसी दौरान एक दिन हुआ यूं कि जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में लोग इस फिल्म को देखने टूट पड़े। लोगों की भीड़ टिकट विंडो के बाहर इतनी लग गई कि आपस में धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की हुई, बात बढ़ गई, बात बढ़ गई, बात झगड़े तक पहुंच गई। झगड़ा एक मॉब फ्यूरी के रूप में बदल गया। लोगों का हुजूम इतना बढ़ गया कि सिनेमा हॉल के मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि मामला हाथ से निकला जा रहा है। लोग गुस्से में भड़क के सिनेमा हॉल के दरवाजे तोड़ने पर आमादा हैं, आसपास खड़ी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। इस वजह से भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस आई। पुलिस ने समझाने की कोशिश की भीड़ को, भीड़ नहीं मानी तो मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से भी बात नहीं बनी तो पुलिस को मजबूर होकर आखिर में गोली चलानी पड़ी और गोलियां लग गई 2 मासूम बच्चों को, जिनकी मौके पर ही डेथ हो गई। संभवतः यह पहला ऐसा केस है जब किसी फिल्म के लिए लोगों में इतना पागलपन था कि इस पागलपन की वजह से जो कमोशन हुआ, उस कमोशन ने, इस पागलपन ने, उस उन्माद ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। ये दोनों मरने वाले जमशेदपुर के ही पीएस हाई स्कूल के छात्र थे। इस घटना के बाद नटराज थिएटर को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया और बाद में जब इस फिल्म को वहां दोबारा लगाया गया कुछ अरसे के बाद,
तो प्रशासन का इंतजाम और पुलिस की कड़ी व्यवस्था की निगरानी में जॉनी मेरा नाम का शो आरंभ हुआ। हीरो बनने से पहले सबको बंबई में झक मारनी पड़ती है। तो हर एक की यही कहानी है। देवानंद की कहानी क्या है, बंबई में जब आए कहां कहां नौकरी करनी पड़ी, कैसे फिल्में मिली, कैसे ब्रेक मिला, वो आपको बताता हूं। देवानंद आए थे ईयर 1943 में। कुल जमा पूंजी थी 30 रुपया और थोड़े से कपड़े, एक बैग। बंबई आ गए देव साहब और रुके अपने बड़े भाई चेतन आनंद के घर पे। वहीं इनकी दोस्ती चेतन साहब के दोस्त थे एक राजा रॉय साहब से, उनसे हुई। राजा रॉय की वजह से देवानंद की मुलाकात कुछ और फिल्म वालों से हुई। इस बिल्डिंग में मोतीलाल जी भी रहा करते थे और एक और नाम शामिल है जिनसे देव साहब की मुलाकात हुई थी। उनका नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास। जब बंबई में देवानंद हीरो बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो खर्चा चलाने के लिए एक कंपनी में एज एन अकाउंटेंट नौकरी कर ली। सैलरी थी 85 रुपए महीना। ये अकाउंटेंट की नौकरी करते हुए देव साहब को लगा जिसको फिल्म का कीड़ा लग जाता है उसे फिर कुछ नहीं भाता है। और उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि कंपनी मुझे निकाले, मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, और वो वहां से निकल गए। अगली नौकरी इन्होंने की ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेंसरशिप ऑफिस में। तनख्वाह थी 120 रुपीज। नौकरी करते करते एक दिन लोकल ट्रेन में मुलाकात हुई एक आदमी से। पीछे से आवाज दे, अरे देव, हम तुमको ही ढूंढ रहे थे, प्रभात स्टूडियो को जरूरत है एक यंग लड़के की। वो पहुंच गए और देव साहब ने कहा कि मुझे मिस्टर पाई से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि भाई अभी तो वहां है नहीं, आप बताइए कि क्या काम है। तो देव आनंद ने कहा कि मैंने सुना है कि वो एक नए चेहरे की तलाश में, एक हीरो चाहिए उनको, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उन्हें मुझसे अच्छा हीरो नहीं मिलेगा। पाई साहब से जब मुलाकात हुई तो पाई साहब से भी उन्होंने यही कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मुझसे अच्छा हीरो नहीं मिलेगा। पाई साहब ने कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा, तुम कल आना, कल डायरेक्टर भी होगा और डायरेक्टर साहब ही डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे अंदर दम है कि नहीं। अगले दिन देवानंद से मुलाकात हुई डायरेक्टर पीएल संतोषी। ये पीएल संतोषी पता है, आज के जो डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी, उनके फादर। पीएल संतोषी साहब से जब देवानंद मिले तो पढ़े लिखे घर के थे, और पीएल संतोषी साहब भी देवानंद से इंप्रेस हो गए और कहा कि तुम पूना आके स्क्रीन टेस्ट दो। देव साहब का पूना में स्क्रीन टेस्ट हुआ और स्क्रीन टेस्ट में उन्होंने एक प्ले का डायलॉग बोला। जुबैदा एक प्ले कोई किया होगा उन्होंने कभी, और स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए। और पास होने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 400 रुपए महीने के ऊपर। तो आए थे 30 रुपए लेकर, अकाउंटेंट की नौकरी की 85 रुपए में, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंसरशिप ऑफिस में 120 रुपया। तो 30, 85, 120 और 400 रुपए, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और यहीं से बन गए देवानंद। बात उस जमाने की है जब देवानंद फिल्मों में काम करने के लिए, हीरो बनने के लिए गुरदासपुर पंजाब से आ गए बंबई। स्ट्रगल जारी था। तभी उनकी मुलाकात हुई राजा रॉय से। राजा रॉय चेतन साहब के दोस्त और क्लासमेट थे। देवानंद के जो बड़े भाई थे चेतन आनंद साहब, उनके दोस्त भी थे और क्लासमेट भी थे। इन्हीं राजा रॉय की बिल्डिंग में रहते थे उस जमाने के स्टार मोतीलाल जी। मोतीलाल जी के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे मुल्क में जो बेहतरीन एक्टर्स हुए हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाएगी तो बेहतरीन एक्टर्स, स्टार्स की बात नहीं कर रहा, आप ध्यान रखिएगा, तो उसमें मोतीलाल जी का नाम फर्स्ट 3 की लिस्ट में आएगा। मोतीलाल जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को रियलिस्टिक एक्टिंग करना कब सिखाया था, रियलिस्टिक एक्टिंग करना। तो देवानंद ने राजा रॉय से कहा कि आप किसी भी तरह मुझे मोतीलाल जी से मिलवा दीजिए। बात चल रही है राजा रॉय की, उसी बिल्डिंग में मोतीलाल जी रहा करते थे, और राजा रॉय ने एक दिन सचमुच देवानंद साहब को मोतीलाल जी से मिलवा दिया। एक दिन देवानंद सो रहे थे वही राजा रॉय के घर में, तभी अचानक राजा रॉय आए और बोले, जरा जल्दी उठो, तुम्हें मोतीलाल से मिलवाना है। वो अपने काम पे जा ही रहे, फटाफट उठकर बाहर चलो। देवानंद जैसे थे वैसे ही ग्रेट मोतीलाल से मिलने के लिए फटाफट बाहर आ गए। वहां राजा रॉय ने उनका तारुफ करवाया मोतीलाल जी से। मोतीलाल ने उनसे पूछा, क्या करने आए हो लाहौर से यहाँ? देवानंद ने कहा, वही जो आप करने दिल्ली से आए सर।
उन्होंने देवानंद को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तो तुम हीरो बनना चाहते हो? देव साहब ने कहा, जी हां, हीरो बनना चाहता हूं, आपकी तरह। मोतीलाल जी ने कहा, मेरी तरह क्यों? मुझसे बेहतर क्यों नहीं? और यह कहकर उन्होंने कहा कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, इसी तरह जोश बना के रखो। ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी में बैठे और चले गए। देवानंद उनकी गाड़ी को मरीन ड्राइव से जाता देख ये सोचने लगे, एक दिन वो भी इसी तरह किसी गाड़ी में बैठकर शूटिंग पर निकलेंगे, रास्ते में लोग उन्हें पहचानेंगे और भीड़ टूट पड़ेगी उनके दीदार के लिए। जैसे लोग आज मोतीलाल को चाहते हैं, वैसा ही जलवा मेरा एक दिन होगा। इस घटना के कुछ सालों बाद जब देवानंद के कदमों ने कामयाबी को छुआ और वो बन गए स्टार, और उनकी दूसरी मुलाकात हुई मोतीलाल जी से फिल्म असली नकली में, जहां देवानंद हीरो थे और मोतीलाल जी कर रहे थे कैमियो रोल। देवानंद साहब कहते हैं कि उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो पाया कि ये वही मोतीलाल है जिसे देखकर मैं अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा था, और क्या ये वही देवानंद है जो कल तक काम की तलाश में भटक रहा था और आज हीरो बन गया है और मोतीलाल जी से भी बड़ा रोल कर रहा है। देव साहब ये भी कहते हैं कि इस घटना के कुछ साल बाद मोतीलाल जी उनके घर आए और मोतीलाल जी ने देवानंद से रिक्वेस्ट की, देव, क्या तुम मेरी पिक्चर में काम करोगे जिसे मैं डायरेक्ट करने वाला हूं? देवानंद कहते हैं कि वो उस फिल्म में जरूर काम करना चाहते थे, मगर वक्त की कमी की वजह से उन्हें मजबूरन दिल पे कड़ा पत्थर रख के मोतीलाल जी को मना करना पड़ा, क्योंकि इसी मोतीलाल की गाड़ी को देखकर उन्होंने कितने सपने बुने थे और देवानंद की किस्मत ने उन सपनों की ताबीर सामने ला दी जब वो स्टार बन गए। आज इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम।